न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। चारधाम तीर्थ यात्रियों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से अपील की है। उन्होंने कहा कि जिन तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन के बाद ही यात्रा करने की उन्होंने बात कही है और उसके साथ ही तीर्थ यात्री मेडिकली फिट नहीं है, वो फिलहाल अपनी यात्रा को स्थगित रखे। सीएम धामी ने कहा कि यात्रा 2 साल बाद शुरू हो रही है, इसको व्यवस्थित किया जा रहा है। बहुत दिनों के बाद बाइक लेने जब से आपने कहा तब से हम आ भी नहीं रहे थे सर। सीएम सर बहुत दिनों के बाद बाइक लेने सिंह धामी की ओर से अपील की गई है, जो लोग मेडिकली फिट नहीं हैं वो फिलहाल चारधाम यात्रा पर ना निकले। देखिए, क्योंकि यात्रा अभी 2 सालों बाद शुरू हो रही है और यात्रा में पिछले सालों की तुलना में जो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले जो लोगों की संख्या होती थी उससे कई गुना ज़्यादा आई है। उसको हम सब लोग मिलकर व्यवस्थित करेंगे और हमने देश के लोगों से अनुरोध भी किया है कि जिन लोगों की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और आगे की जो भी हमारी जो एक हमने व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था के तहत जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वही लोग यात्रा में आएँ। और चूँकि और जो मेडिकली फिट नहीं है उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि अभी मेरा अनुरोध है कि जब तक वो पूरी तरह से डॉक्टर का उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक यात्रा प्रारंभ न करें। हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़े हुए हैं। रोहित, मुख्यमंत्री ने अपील की है कि फिलहाल अगर आप मेडिकली फिट नहीं हैं तो अभी चारधाम यात्रा पर ना आए। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एहतियातन भी ये एक अच्छा कदम हो सकता है, क्योंकि काफी सारी परेशानियां हम देख रहे हैं कि जो तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं उन्हें हो रही है, क्योंकि मौसम भी एक वजह है। जब आप चारधाम आते हैं, आप ऊंचे पर्वतीय इलाके हैं, ऑक्सीजन की कमी है, ये सारी समस्याएं जिनको देखते हुए फिलहाल एडवाइस दी गई है कि अगर आप मेडिकली फिट हैं तो तभी चारधाम के लिए आएं। बिल्कुल चारुल, और मुख्यमंत्री ने चिंता इस वजह से भी जाहिर की है क्योंकि प्रदेश में जो इस बार जत्था रवाना हुआ है आज के लिए 6,85,000 ऐसे तीर्थयात्री हैं जो 4 धामों के लिए रवाना हुए हैं। 1,30,000 तीर्थयात्री गंगोत्री धाम, 1,06,000 तीर्थयात्री यमुनोत्री धाम, 1,95,000 तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम और 2,53,000 तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लाखों की संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और पिछले सारे रिकॉर्ड जो है या तीर्थयात्रियों के ये आंकड़े के जरिए पूरे ध्वस्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री इसी वजह से थोड़ी चिंता जाहिर कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों स्वास्थ्य कारणों के चलते जो आकस्मिक मृत्यु हुई है तीर्थयात्रियों की, इसको लेकर अब सरकार बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री के द्वारा और जो प्रदेश के धर्मस्व मंत्री हैं सतपाल महाराज के द्वारा बार बार ये निवेदन किया जा रहा है सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी, कि जिन भी तीर्थयात्रियों को सांस से संबंधित समस्याएं हैं और जो लोग कोरोना से ग्रसित रहे हों और जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट से संबंधित बीमारी है या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट हो, ऐसे पेशेंट जो है डॉक्टर से अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके आए, डॉक्टर से अनुमति लेने के बाद ही चारों धामों के दर्शनों के लिए आएँ। और इसके साथ ही जो तीर्थयात्री स्वस्थ भी हैं वो भी हरिद्वार और ऋषिकेश में पहले विश्राम करें और आराम से जो है चारों धामों के दर्शन करें। पैनिक वाली स्थिति ना हो, हपड़ तपड़ में दर्शन ना करें क्योंकि एकदम से क्लाइमेट चेंज होता है पर्वतीय क्षेत्रों में। बहुत सारे ऐसे तीर्थयात्री हैं जो गर्म प्रदेश से आते हैं और एकदम से पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचने से मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। केदारनाथ में भी बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं। तो ऐसे में लगातार सरकार के द्वारा निवेदन किया जा रहा है कि अपने स्वास्थ्य का सभी तीर्थयात्री ध्यान रखें और बिल्कुल सलीके से आएँ और जिनको समस्या है, बीमारी है या फिर अस्वस्थ हैं, वो लोग चारधाम यात्रा करने से फिलहाल बचें। बिल्कुल रोहित, सबसे अहम चीज है कि जिस तरह हमने स्थिति देखी है उसके बाद, और देखिए ये एक बेसिक चीज है, जब आप चारधाम यात्रा पर जाते हैं और आपको पता है कि पर्वतीय इलाके हैं तो जाहिर सी बात है तमाम परेशानियां भी हो सकती हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, यात्रा में तमाम दुविधाएं भी होती हैं, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं देने की बात तो कही जा रही है। और आपको याद होगा इससे पहले भी सतपाल महाराज ने भी अपील की थी कि अभी फिलहाल कम संख्या में लोग पहुंचे, लिमिटेड संख्या में पहुंचे, ताकि जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो सभी को मिल सके। बिल्कुल चारुल, और सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है क्योंकि चारधाम यात्रा अभी 6 महीना ये चलनी है प्रदेश में, तो ऐसे में
हपड़ तपड़ की स्थिति जो है तीर्थयात्री ना करें। और इसके साथ ही जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से तीर्थयात्रियों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो उत्तराखंड के जो निवासी हैं और जो तीर्थ यात्रा पे निकले हैं, फिलहाल वो अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। पहले वो अन्य प्रदेशों से लोगों को आने दें और जब 1-2 महीना यात्रा के हो जाएं, उसके बाद उत्तराखंड के जो निवासी हैं बतौर तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन करें, ताकि जो है जो यात्रा है सुचारू रूप से चल सके। पहले अन्य प्रदेशों को लोगों को मौका दिया जाए। और सरकार का भी यही कहना है कि 6 महीने भी इस यात्रा को चलना है, तो ऐसे में तीर्थयात्री आराम से आएँ, कोई हपड़ तपड़ की स्थिति ना हो। सरकार के द्वारा पूरी मुकम्मल व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अब जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो कैंप्स लगाए गए हैं, उनकी संख्या को भी सरकार ने बढ़ाया है। और जो फार्मासिस्ट हैं जिन्हें चिकित्सीय जानकारी होती है, मेडिसिन की जानकारी होती है, फिलहाल 184 ऐसे फार्मासिस्ट हैं जिनकी तैनाती चारधाम यात्रा मार्गों पर की गई है। अब इनकी संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है। रोटेशन पॉलिसी के आधार पर तमाम जो चिकित्सक हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनको तैनात किया गया है। 1 महीने सेवा देने के बाद फिर उन्हें देहरादून, हरिद्वार बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर अन्य चिकित्सकों को भेजा जाएगा। और इसके साथ ही जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं या फिर हाइपरटेंशन के हैं, एमडी मेडिसिन, इन तमाम जो स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर्स हैं, इन तमाम लोगों की जो तैनाती है चार धामों में की गई है। सरकार के द्वारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनकी मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। बस सरकार का इतना निवेदन है। रोहित, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सबसे सहयोग की मांग की है। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करें, ताकि उत्तराखंड की लाइफलाइन यानी चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल सके। काम है, विपक्ष को तो इसमें सहयोग करना चाहिए। और चूंकि इस बार यात्रा चलाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार के साथ साथ सबकी जिम्मेदारी है, पूरे उत्तराखंड के लोगों की जिम्मेदारी है कि यात्रा को अच्छा चलाएं। और हमने सबसे अनुरोध किया है, जो यात्रा में आने वाले लोग हैं, अपने हेल्थ के सर्टिफिकेट, जब तक उनको हेल्थ के लिए उनका डॉक्टर अलाउ न करे तब तक वो यात्रा न करें, जब तक रजिस्ट्रेशन उनका ना हो जाए तब तक यात्रा न करें। क्योंकि जो भी यहाँ पर अभी तक डेथ हुई है, वो सारी डेथ कोई यात्रा में भगदड़ के कारण से नहीं हुई है, अव्यवस्था के कारण से नहीं हुई है, हेल्थ रीजन के कारण से हुई है। मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ये यात्रा चूँकि 2 साल के बाद चालू हो रही है और हमारे लिए ये मुख्य रूप से उत्तराखंड के लोगों के लिए ये जो सीजन है। सीएम की आरटीओ अधिकारी के खिलाफ की गई कार्रवाई का असर अब दूसरे विभागों पर भी देखने को मिल रहा है। सीएम धामी ने शिकायतों के बाद ऑफिस का निरीक्षण किया था, जिसके बाद दोषी अधिकारियों को तलब किया गया। वहीं मुख्य सचिव विभागों के अधिकारियों को पहले ही समय पर पहुंचने की हिदायत दे चुके हैं। और ऐसे में सीएम धामी ने कार्रवाई करी साफ कर दिया है कि आगे भी अगर जनता को कोई परेशानी हुई तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इसमें आपने बड़ी कार्रवाई की, आरटीओ को सस्पेंड किया, इसका कितना बड़ा मैसेज देखते हैं और क्या संदेश है औरों के लिए? देखिए, ये हमने ये तय किया है कि जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं उनका जो भी समय है उस समय पर सभी लोग अपने अपने दफ्तरों में पहुँचे। ये आदेश हमारे यहाँ पर मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों को गए हुए हैं और सभी से हमने ये भी कहा है कि भाई ठीक समय पर पहुँचें, ठीक समय पर जनता की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करें। आज आरटीओ ऑफिस की पिछले काफ़ी दिनों से जो है इस प्रकार के समाचार आ रहे थे कि लोगों को जाने पर वहाँ पर लोग नहीं पाए जाते हैं। तो आज मैं ठीक वहाँ पर 10 बजे जो ऑफिस खुलने का टाइम होता है, मैं 10 बजे पहुँचा हूँ। 10:15 तक मैंने सबका वेट किया है। जो भी लोग उस पर नहीं आए हैं और आरटीओ ऑफिस के जो आरटीओ हैं वो चूँकि उस ऑफिस के हेड होने के नाते उस ऑफिस में जो भी अव्यवस्था थी उसके कारण से उनको भी सस्पेंड करने का आदेश किया है। और साथ में जो अनुपस्थित पाए गए हैं उन सभी से जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है। और आगे हमने कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी दफ्तरों पर जो भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं उन सभी सरकारी दफ्तरों पर जहाँ भी ठीक से काम नहीं होगा, जहाँ पर ठीक से लोग नहीं आएंगे, ठीक समय पर समय जो तय है उस समय पर नहीं पहुँचेंगे, तो उनके खिलाफ आगे भी इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह बने हुए हैं। रोहित, देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री अचानक आरटीओ ऑफिस पहुंचते हैं, वहां पर आरटीओ को सस्पेंड किया जाता है, कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश तो कर दी है कि ये सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के हिसाब से चलेगी, किसी भी तरह से बदइंतजामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बिल्कुल चारुल, मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण के बाद ही इस बात को कह दिया था कि उनके नेतृत्व में सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस के आधार पर चलेगी। अधिकारियों को लगातार वो निर्देशित कर रहे थे कि जनता के लिए काम करना है, जनता के कामों का सरलीकरण होना है, उनके कामों का समाधान होना है, उनके कामों का निस्तारण होना है और उसके बाद उन कामों से जनता को संतुष्टि होनी चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों को काम करने की बात कह रहे थे। और इसके पहले भी जो मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस संधू, उनके द्वारा भी अलग अलग विभागों के जो उच्चाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया जा चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सरकारी दफ्तर हैं जिनका समय 9:30 बजे सुबह का है और कुछ का 10 बजे सुबह का है। तो ऐसे तमाम उच्चाधिकारियों को मुख्य सचिव ने निर्देश दिए थे और ये कहा था कि सभी लोग तय समय के भीतर पहुँचे। और इसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने भी सचिवालय में मीडिया को ब्रीफ करते हुए मैसेज दिया था कि हमने सभी सरकारी कार्यालयों, मुख्यालयों के उच्चाधिकारियों को ये कहा है कि सभी लोग अपने तय समय पर दफ्तर पहुँचे। और जिसका असर भी देखने को मिला था कि सचिवालय में जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं ये बायोमेट्रिक हाजिरी लगाते हुए अगले दिन नजर आए। 10 बजे से पहले ही सारे अधिकारी कर्मचारी पहुंचे हुए थे। विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी भी समय पर पहुंच रहे थे। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया था, उनके विभाग के भी तमाम अधिकारी और कर्मचारी तय समय पर पहुंच रहे थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे सरकारी कार्यालय हैं और मुख्यालय हैं जहाँ पर अभी भी हीला हवाली हो रही थी। और RTO दफ्तर की अगर बात करें तो यहाँ पर कंप्लेन मुख्यमंत्री को बहुत समय से मिल रही थी। लिहाजा औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री ने जब दफ्तर का किया तो जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं दिनेश पटोई, वो करीब 10:15 बजे तक मुख्यालय में नहीं पहुंचे थे और बहुतायत संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जो नहीं पहुंचे हुए थे। तो मौके पर ही उन्होंने जो अब सचिव परिवहन हैं अरविंद सिंह हयाकी, उनको ये निर्देश दिए कि RTO को निलंबन करने के जो प्रक्रिया है उसको तैयार की जाए और उसके साथ ही जो अन्य जो कर्मचारी हैं जो नहीं पहुंचे हुए थे RTO दफ्तर में, देखिए सबसे अहम चीज है रोहित कि ऐसे मामलों में एक संदेश देना जरूरी है, जो संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से भी की गई। आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है और इसी के साथ खाली होने जा रही राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी ने कवायद तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष की व्यस्तता के कारण अब तक उम्मीदवारों पर मोहर नहीं लगी है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि जल्द ही इस पर बैठक कर नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। नहीं, प्रक्रिया होती है। प्रदेश की माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चुनाव समिति जो होगी पैनल बनाने वाली, उसकी बैठक होगी और उसमें वो प्रदेश का जो व्यू है, प्रदेश के पास जो पैनल है उसको केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा और केंद्र उस पर तय करेगा कि यहाँ से करना है कि बाहर से करना है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात कही। उन्होंने जानकारी दी कि दुबई दौरे के दौरान कई निवेशकों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। सतपाल महाराज ने कहा कि अगर एयरपोर्ट बनता है हरिद्वार पर्यटन का अच्छा फायदा होगा। पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रदेश के नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि राज्य के विकास के लिए ये जरूरी है कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने और इसकी पैरवी सभी नेताओं को करनी चाहिए। रोपवे के प्लान है और हमारा प्लान फर्टिकुलर का भी प्लान है। आपको पता है मैं दुबई यात्रा में गया था तो वहाँ जो निदेशक हैं उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि आपके यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर। तो आज हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की है हरिद्वार में कि आप लैंड को आइडेंटिफाई करें और हमारा ये प्रयास होगा कि अगर बहुत ही जो हमारे इन्वेस्टर्स जिनकी प्रेसिंग डिमांड है कि भाई यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए तो हम कोशिश करेंगे। अगर उनका प्रयास होगा तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक फ़्लाइट हम जो है अबू धाबी से चलाएं और यहाँ पर जो निवेशक हैं वो यहाँ आएँ और यहाँ जाकर के जो हमारी टिहरी झील है, हमारे औली है और भी हमारे जो पर्वत श्रृंखला हैं उनका आनंद लें। ये हमारा प्रयास होगा, उसके लिए हमारी पूरी कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों को बढ़ावा देने की दिशा में नई पहल की। क्या है ये खबर, इस पर लौटेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय से जानकारी लेते हैं कि हरिद्वार में जो एयरपोर्ट बनाने की बात कही जा रही है उस पर क्या चल रहा है। संजय, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब
एयरपोर्ट बनेगा हरिद्वार में और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और उन लोगों के लिए आसानी रहेगी जो लोग अक्सर आते हैं और हरिद्वार के लिए उसके बाद उन्हें अपने ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। देखिए चारुल, बीते कई सालों से हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग चल रही है, लेकिन जिस तरह से सतपाल महाराज मंत्री है दुबई दौरे पर थे, इसी दौरान उन्होंने कई लोगों ने उनसे मांग की है कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। हालांकि इसको लेकर अभी मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार जिला अधिकारी से बात की और जो भूमि है इसके लिए भी तलाशना शुरू कर दिया। हालांकि एयरपोर्ट बनने से हरिद्वार वासियों को नहीं, हालांकि राज्य के लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं धर्मनगरी हरिद्वार को पर्यटन नगरी भी कहा जाता है और यही वजह है कि जो लोग हैं यहाँ के व्यापारियों को भी बढ़ावा होगा। आपने बीते दिनों से देखा है कि कोरोना काल के चलते जो व्यापारी लोग हैं वो पूरी तरह उनका जो व्यापार था वो ठप हो गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके लिए एक उम्मीद जगी है। अगर यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो कहीं ना कहीं यहाँ के व्यापारियों को राहत मिलेगी और जो बाहर से आने वाले निवेशक हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं सुविधा होगी। जी चारुल। बिल्कुल, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे संजय। उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नई पहल की है। आंचल डेयरी प्रदेश में दूध के साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 2 शहर देहरादून और नैनीताल में आंचल आइसक्रीम की शुरुआत की गई। प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आंचल आइसक्रीम का शुभारंभ किया। देखिए, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, मैंने पहले भी जो प्रेस वालों के साथ ब्रीफिंग करी थी उसमें बताया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ जगह हमको बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हमको बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको थोड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस को कम किया जाए, कुछ वहाँ के लोगों को और डेयरी की तरफ उनको हम लोग उनका इंटरेस्ट जगाएँ, उनको डेयरी से जोड़ें और वही एक तरीका है कि हम अपने लॉसेस को कट शॉर्ट कर पाएंगे। देखिए, एक हमारी कोशिश थी कि आंचल को डाइवर्सिफाई किया जाए डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, जैसे अमूल है, जैसे मदर डेयरी है, आपने देखा है कि वो डाइवर्सिफाई करे हैं और उसी की कोशिश हमने भी करी है और हम उसको आंचल आइसक्रीम आज लॉन्च करेंगे। मुझे लगता है कि आंचल एक हमारे पूरे पैन उत्तराखंड में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लोगों का विश्वास है आंचल ब्रांड पे और कहीं ना कहीं जो उसकी आइसक्रीम है वो पक्का हिट होगी, ये हमारा विश्वास है, इसीलिए हमने उसको डाइवर्सिफाई करके आइसक्रीम लॉन्च कर रहे हैं। टिहरी जिले में वन मंत्री और नरेंद्र नगर से विधायक सुबोध उनियाल ने अधिकारियों की बैठक बुलाई और इस दौरान उन्होंने नवाचार पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सरकार हर ग्राम सभा में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी का गठन करेगी और इसके साथ ही अधिकारियों को जनता की समस्याओं का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। साथ ही लापरवाही करने वाले अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। भगवान कृपा हुई है और निश्चित रूप से इस वर्ष हम लोगों ने वनाग्नि में आपने देखा होगा पहली बार ऐसे नवाचार किए जो नए इनोवेटिव पे जो काम किया, जिसमें पहली बार जिलाधिकारी को इन्वॉल्व किया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भी जिले में समिति बनी है जिससे 2 फायदे हुए। एक तो तात्कालिक अगर फंड की और मैन पावर की आवश्यकता थी तो वो भी हमको उपलब्ध हुआ, साथ ही साथ जो जिलाधिकारी के इन्वॉल्व होने से रेवेन्यू डिपार्टमेंट का स्वतः ही इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया। और इसके अलावा जो हम लोगों ने दूरगामी जो एक सोच बनाई है कि हर ग्राम सभा में राज्य की फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बना रहे हैं, जिसमें ग्राम प्रधान जिसका अध्यक्ष होगा, उसमें वन पंचायत के सरपंच, युवक मंगल दल, और महिला मंगल दलों के प्रतिनिधि और इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी उसमें शामिल होंगे, ताकि गाँव लोगों को ये भी महसूस हो कि हमारी भी जिम्मेदारी है। पुलिस भर्ती में एक महिला अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ी गई। उसकी जगह दूसरी महिला से ऊंची कूद लगाई गई, लेकिन जब बॉल थ्रो का नंबर आया तो वो खुद सामने आ गई। लेकिन ये फर्जीवाड़ा रोशनाबाद पुलिस लाइन में सीओ ने समय रहते पकड़ लिया। इस दौरान पता चला कि महिला अभ्यर्थी सिपाही की पत्नी है। एसएसपी के निर्देश पर दोनों महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और महिला अभ्यर्थी के पति को भी सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस लाइन में जो आजकल महिला अभ्यर्थियों की भर्ती चल रही है, इसमें कल एक प्रकरण सामने आया जिसमें एक महिला अभ्यर्थी द्वारा अपने स्थान पर एक दूसरी महिला को खड़ा करके लॉन्ग जंप करवाई गई। ये मामला प्रकाश में आने पर तत्काल उस महिला का कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल किया गया और उसके एवं जिस महिला ने उसका स्थान पर जंप मारी थी उन दोनों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रारंभिक जाँच में यह तथ्य सामने आया कि
उक्त महिला का पति भी पुलिस में कार्यरत है और वहीं पुलिस लाइन में रह रहा है और यह पाया गया प्रथम दृष्टया कि उसकी भी भूमिका इसमें संदिग्ध है। इस आधार पर उस कांस्टेबल को निलंबित किया गया है और उसके विरुद्ध प्रारंभिक जांच शुरू कर दी। उधर धर्मनगरी हरिद्वार में बिरला घाट के पास विशाल शिव प्रतिमा लगाने की मांग उठी है। तीर्थ मर्यादा रक्षा समिति के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि लोगों की मांग है कि यहां त्रिशूल डमरू के साथ अब विशाल शिव प्रतिमा भी लगाई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने गंगा के ऊपर बने पुल का नाम त्रिशूल पुल रखने की मांग की। जो पुराने प्राचीन मंदिर हैं उन मंदिरों का जीवन उद्धार किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं आपको कि इस स्थान को आप देखेंगे, यहाँ पर इतना बड़ा महादेव का त्रिशूल है जो उपेक्षित पड़ा है और इसके साथ में यहाँ पर एक शिव जी की प्रतिमा लगनी चाहिए और शिव जी की प्रतिमा के साथ में यहाँ का रख रखाव होना चाहिए। यहाँ के जो पर्यटन मंत्री हैं उनको इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और यहाँ पर लगातार साधु संतों द्वारा और महात्माओं द्वारा हमेशा इस बात को उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। सीएम आवास पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य में नवीकरणीय और दूसरी परियोजनाओं के विकास और 100% वित्तीय निवेश दिए जाने के लिए एमओयू किया गया है। आज हमने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया है। इससे निश्चित रूप से हमको रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, क्योंकि जब हमारा इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करके जो हमारी राज्य को आगे बढ़ाने की अवधारणा है, उस पर ये एमओयू आज आगे चलकर एक अच्छा काम होगा और निश्चित रूप से इसके राज्य का भी लाभ होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे भी हमने बहुत सारे सोलर के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में हमने उनसे उस संबंध में भी बात की है कि जो भी आगे आना चाहते हैं उन सभी का हम स्वागत